हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अध्याय 2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। वह उसके बारे में जितना भी जो कुछ था वो सब हम लोगों ने अच्छे तरीके से जाना। आज हम लोग अध्याय 3 चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है परमाणु एवं अणु या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों, परमाणु क्या होता है या अणु क्या होते हैं, इनको जानने से पहले हम लोग कुछ चीजों पर बात करें। बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सब क्या है, हम लोगों ने पिछले लेसन में देखा, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ। ठीक है, क्या बोलते हैं, पदार्थ। जैसे कि ये पेन, ये कॉपी, ये पेज, सब ये क्या है, पदार्थ। ठीक है, ये जो पदार्थ है इसे अगर आप तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या होगा, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में टूटता चला जाएगा। ठीक है, टूटता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब उस एक समय ऐसा आएगा जब इसे आप लोग और ज्यादा तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो जो कंडीशन होती है, ठीक वही क्या होते हैं, हमारे परमाणु होते। ठीक है, तो सबसे पहले लगभग 500 ईसा पूर्व, कब, सबसे पहले लगभग कब, लगभग 500 ईसा पूर्व। ठीक है, बहुत समय पहले। ठीक है, हमारे भारत के ही एक दार्शनिक थे। कौन थे, दार्शनिक मतलब फिलोसफर थे, जिनका नाम क्या था, महर्षि कणाद। क्या नाम था, महर्षि कणाद। ठीक है, इन्होंने बताया कि अगर कोई पदार्थ है, ठीक, कोई क्या है, पदार्थ, इसे आप तोड़ें तो ये बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में टूटता चला जाएगा। आप उनके पार्ट को तोड़ते जाइए, वो और छोटे छोटे पार्ट में टूटता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक समय ऐसा आएगा कि जब उन कणों को और ज्यादा आप तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, वही कंडीशन क्या कहलाती है, उस कंडीशन को उन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है, उसी को क्या नाम दिया गया, परमाणु। फिर से एक बार देखें, महर्षि कणाद जो हमारे भारत के ही थे, लगभग 500 ईसा पूर्व उन्होंने ये बताया, यदि आप किसी पदार्थ को क्या करें, तोड़ते हैं, तो वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में टूटता चला जाता है। ठीक है, और एक समय एक ऐसी सीमा आती है जब और ज्यादा उसे तोड़ा नहीं जा सकता। जब वो कंडीशन आ जाती है, उसी को उन्होंने नाम दे दिया परमाणु। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो महर्षि कर्नाड के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब इनके बाद में एक और उसी समय के दार्शनिक थे, हमारे दूसरे दार्शनिक थे। ये पहले दार्शनिक हो गए, एक दूसरे दार्शनिक थे जिनका नाम था क्या, इनका नाम था फकुधा, क्या, फकुधा कात्यायन। ठीक है, ये भी हमारे भारतीय दार्शनिक थे। क्या है, ये भी दार्शनिक। ठीक, इन्होंने भी यही कहा, बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया। क्या कहा इन्होंने, कि जो पदार्थ है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है।
क्या बताया इन्होंने? जो पदार्थ है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उन्होंने ये कह दिया कि जो पदार्थ, सॉरी, जो कण होते हैं वो हमें संयुक्त रूप में पदार्थ के रूप में मिलते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर इसी बात को हम लोग उल्टा करें कि उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने भी ये कहा कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में लगभग इसी समय में कुछ, अब ग्रीक का नाम ना आए साइंस में तो हो ही नहीं सकता है। ग्रीक के हमारे साइंटिस्ट थे, कहाँ के? ग्रीक, इसी समय, लगभग इसी समय। ठीक, कहाँ के साइंटिस्ट? ग्रीक के। जिनका नाम क्या था? उनका नाम था डेमोक्रिटस। क्या? डेमोक्रिटस। एवं एक और थे जिनका नाम था ल्यूसिपस। क्या? ल्यूसिपस। ठीक, अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सुझाव दिया कि जो बात महर्षि कणाद ने कही थी कि किसी पदार्थ को आप अगर तोड़ते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब और ज्यादा उसे तोड़ा नहीं जाए जा सकता, मतलब वो अविभाज्य हो जाएगा। तो वही क्या हो जाएगा, उसी को परमाणु नाम देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ये तो हो गई हमारी हिस्ट्री। अब हुआ क्या, धीरे धीरे टाइम बीतता गया, आ गए हम लोग, कहाँ आ गए? 18वीं शताब्दी में। कहाँ आ गए? शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने यौगिकों और तत्वों के बीच में बारे में बहुत अच्छी तरीके से क्या किया, अध्ययन किया। और इस चीज को मतलब खोजने में लग गए कि जो तत्व होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? तत्व। ये जुड़ते कैसे हैं, ये जुड़ते कैसे हैं? जुड़ते मतलब संयोग कैसे करते हैं, मतलब जैसे कि दो तत्व आपस में जोड़कर एक नया तत्व बनता है, तो एक नया क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है? ठीक है, तो 8वीं शताब्दी में किस चीज पे लोगों ने ज्यादा फोकस किया कि जो तत्व हैं वो आपस में रासायनिक संयोजन कैसे करते हैं, जुड़ते या फिर रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन कैसे करती है, इस बात की ओर ज्यादा फोकस किया। अब इसी से रिलेटेड जब 18वीं शताब्दी में इस चीज पर चर्चा होने लगी कि जो तत्व होते हैं वो रासायनिक संयोजन कैसे करते हैं, इस बात को गहनता से अध्ययन के लिए लोगों ने सोचा। तो उसी समय 18वीं शताब्दी में ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, क्या नाम था वैज्ञानिक का? वैज्ञानिक का नाम था आत्वा, बड़ा अजीबोगरीब नाम है, आत्वा एल, आत्मा एल लवाइजिए। क्या? आत्मा एल लवाइजिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो नियम बनाए। क्या किया? इन्होंने दो नियम बना दिए। अब वो दो नियम कौन से थे? तो वो दो नियम थे, एक नियम था
क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा क्या था? स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब ये तो आप लोगों का जो पहले हमने पढ़ा, ये तो थोड़ा हमारी हिस्ट्री थी इस चीज के बारे में। मेन लेसन आप लोग समझ लीजिए, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से हमें क्या पता चला? एक वैज्ञानिक थे आर्थर एल लॉयजिए, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने दो रासायनिक संयोजन के नियम दिए। ठीक है, जिन्होंने दो रासायनिक संयोजन के नियम दिए। पहला नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक। रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन का मतलब क्या है? जब दो तत्वों या पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है या रासायनिक क्रिया कराई जाती है, तो उसी को रासायनिक संयोजन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक। तो इन्होंने दो नियम दिए, पहला क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा क्या था? स्थिर अनुपात का नियम। ठीक। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, चलो मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं आपको। तो बच्चों क्या है? पहला हम लोग क्या देखें? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? कभी भी इस संरक्षण का नियम आप लोगों को किसी भी चीज का पूछा जाए तो आप ये चीज याद रखेंगे कि उस चीज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता, सृजन मतलब उसे उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक, और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है। क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, क्या करा रहे हैं? अभिक्रिया। तो होगा क्या, बनेगा क्या? H2O बनेगा। रिएक्शन पे फोकस मत करना, बच्चों को समझाने की कोशिश करना। ठीक है, तो रिएक्शन कराने से पहले इन दोनों का जो कुल कुल द्रव्यमान होगा, ठीक, क्या होगा? कुल द्रव्यमान, वो बराबर होगा इसके द्रव्यमान के। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अभिकारक का द्रव्यमान बराबर किसका? इधर क्या आता है बताइए? उत्पाद। क्या? उत्पाद। ठीक है, मतलब अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होगा उत्पाद का द्रव्यमान। मतलब ये है कि इधर जितनी भी चीजें आप मिला रहे हो, एक अभिक्रिया कराने के लिए जितनी भी चीजों को आप क्या कर रहे हो? मिला रहे हो, उनका जो कुल द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा उत्पाद के द्रव्यमान के। ठीक है, यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहता है? फिर से देख लो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आ गया। चलिए, अब दूसरा हमारा क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? कि किसी रासायनिक यौगिक में तत्व सदैव सदैव द्रव्यमान के हिसाब से एक स्थिर अनुपात में मौजूद होता है। ठीक, मतलब क्या हुआ? इसका एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि H2O क्या होता है? ये जल, जल में, ठीक है, जो H2O जल है हमारा, इसका जो अनुपात होता है वो होता है 1:2।
अनुपात आता कैसे है? देखो, हाइड्रोजन का ये द्रव्यमानों से निकाला जाता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के द्रव्यमान की हम लोग बात करें, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है बताओ? एक होता है। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। इसमें देखो, हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। तो हाइड्रोजन का टोटल द्रव्यमान कितना होगा? तो ऑक्सीजन कितनी बार है? एक ही बार है। कितना हो जाएगा? 16। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो 1 अनुपात। इस तरीके से द्रव्यमान का अनुपात आप निकालेंगे। और ये जो अनुपात है, ये स्थिर होता है। स्थिर मतलब किसी भी कंडीशन में बदलेगा नहीं। अगर जल का अनुपात 1 × 8 है तो ये हमेशा, और ये अनुपात किसका है? द्रव्यमान का। जल का अगर द्रव्यमान का अनुपात कितना है? 1 × 8, तो ये हमेशा 1 × 8 ही रहेगा। चाहे आप अमेरिका का पानी ले लो, चाहे इंडिया का पानी ले लो, चाहे समुद्र का पानी ले लो, चाहे नल का पानी ले लो, अगर उसमें H2O है, क्या है? H2O, तो ये हमेशा 1 × 8 में ही आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये केवल जल के साथ, ये एक एग्जाम्पल है। कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी, कोई भी हमारा क्या है, रासायनिक यौगिक है, तो उसका अनुपात निश्चित होता है। जैसे कि दूसरा अगर हम ले लें, अमोनिया का एग्जाम्पल ले लो। ठीक, ये मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। अब इसमें इसका अनुपात कितना हो जाता है? 14:3। ठीक, देखो ये क्या है? एन फॉर एन फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14। हाइड्रोजन कितनी बार है? 3। और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। तो 3 हाइड्रोजन का 3, 3 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 14:3। अब कटेंगे तो है नहीं, तो इसलिए ये 14:3 ही आ गया। ऐसे किसी का भी आप अनुपात निकाल सकते हैं। और ये अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। तो ये फिर से डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए। किसी रासायनिक यौगिक में तत्व सतह द्रव्यमान के हिसाब से एक स्थिर अनुपात में मौजूद होता है। और ये चीज हम लोगों ने अच्छे से समझ। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आगे हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने ये जान लिया कि परमाणु की बात की गई, लेकिन इसके बारे में कोई सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया और 1766 में एक वैज्ञानिक पैदा हुए होंगे, तब तो वैज्ञानिक नहीं होंगे, एक व्यक्ति ने जन्म लिया जिसका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? हम डाल्टन लिखते थे। क्या नाम था? डाल्टन। ठीक, अब थोड़ी इनके बारे में चलो बात करें। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पहली बात तो जन्म हुआ 1766 में। कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। चलिए ठीक है, इंग्लैंड में इनका जन्म करा दिया गया। ठीक है, अब ये 12 वर्ष की आयु में ही, क्या, 12 वर्ष की आयु में ही टीचर बन गए थे। ठीक, क्या बन गए? सोचो, 12 वर्ष की आयु में बंदा टीचर बन गया। ठीक है, और ठीक 7 साल बाद, कब? टीचर बनने के 7 साल बाद प्रिंसिपल बन गए। क्या बन गए? प्रिंसिपल बन गए। अब आप सोचो, 12 और 7 कितने हो गए? 19 ईयर्स की एज में प्रिंसिपल बन चुके थे। ठीक है, अब इतनी बात इनके लिए बहुत हो गई। अब हम अपनी बात करते हैं। फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे 1808 ईस्वी में इन्होंने एक, क्या दिया? मॉडल दिया। क्या दिया? मॉडल। अब वो मॉडल किसका मॉडल था? वो मॉडल था परमाणु का। ठीक, किसका मॉडल? इन द सेंस थ्योरी दी एक। ठीक,
जिसे नाम दिया गया डाल्टन का परमाणु मॉडल। क्या दिया गया? डाल्टन का परमाणु मॉडल। ठीक, या डाल्टन की थ्योरी। ठीक, कब दी थी? तो ये 1808 में दी थी। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि, मैं लिख देता हूं, इन्होंने बताया कि सभी द्रव्य, द्रव्य मतलब इससे आप ये द्रव्य मतलब पदार्थ। ठीक, द्रव्य मतलब पदार्थ, और द्रव्य एक ही चीज, द्रव अलग होता है, द्रव्य अलग होता है। ठीक है, सभी। तो उन्होंने इस तरीके से कहा कि जितने भी द्रव्य हैं या मतलब पदार्थ हैं, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, या फिर मिश्रण हो, मतलब कोई भी चीज हो, यौगिक, मिश्रण, तत्व, ये सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो चीज हमारे फिलोसफर्स ने कही थी वही बात इन्होंने रिपीट कर दी और क्रेडिट ले गए पूरा। ठीक है, क्या कहा कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने जो ये बात बताई, इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं। ठीक, जिन्हें हम लोग देख लेते हैं। क्या पॉइंट्स हैं? तो पहला पॉइंट इनका क्या है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि यहाँ डेफिनेशन में ही बताया है कि जितनी भी द्रव्य हैं वो सारे किससे बने होते हैं? परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक, और ये जो परमाणु होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब जब आप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं किसी चीज की, तो ये परमाणु जो होते हैं ये भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इन्होंने, इनका सेकंड पॉइंट था कि, सेकंड इनका पॉइंट ये था कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं। मतलब जितने भी तत्व, ठीक, जितने भी तत्व हैं, उनके जितने भी परमाणु हैं, ठीक है, उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म दोनों समान होंगे। ठीक है, मतलब कोई अगर तत्व है, वो जिन परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है, जिन परमाणुओं से मिलकर बना है, उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। ये नहीं कि एक तत्व है वो किसी परमाणु से मिलकर बना है तो उसका रासायनिक गुणधर्म या द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा। एक कण का द्रव्यमान अलग हो गया, दूसरे कण का अलग हो, ऐसा नहीं होगा, सभी के क्या होंगे? एक ही। फिर इनका थर्ड पॉइंट ये था, थर्ड पॉइंट है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। मतलब परमाणु क्या होते हैं? ऐसे कण होते हैं जो टूट नहीं सकते, जो कि ना तो रासायनिक अभिक्रिया में सृजित होते हैं। मतलब अगर उनकी आप रसायन किसी दो पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें नया कोई परमाणु बन जाएगा। ठीक है, और ना ऐसा होगा कि कोई परमाणु नष्ट हो जाए। ठीक है, तो ये भी बात इन्होंने बताई। ठीक है, क्या बताया कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, ना तो रासायनिक अभिक्रिया में ये बनते हैं और ना ही ना तो रासायनिक अभिक्रिया में नष्ट होते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट इनका था। फोर्थ पॉइंट इनका है, फोर्थ पॉइंट ये था कि भिन्न भिन्न तत्वों के, मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की थी, तो देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? एक, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। देखो, दो अलग अलग तत्व हैं और दोनों का द्रव्यमान अलग अलग। ऐसे ही इनका गुण भी, सॉरी, रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि भिन्न भिन्न, क्या, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर, मतलब तत्व जो होते हैं वो भी आपस में अभिक्रिया करते हैं, जो कि पहला ही पॉइंट था। ठीक है, और इनका भी अनुपात क्या होता है? यौगिक में निश्चित होता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा अभी पीछे। ठीक है, कि अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है,
तो सोचिए छोटे से छोटा जो परमाणु होता है उसका भी अनुपात निश्चित होता है। ठीक है। अब इसका लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है किसी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। मतलब क्या हुआ कि जो परमाणु हैं किसी यौगिक में, उनकी जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने डाल्टन का परमाणु मॉडल या सिद्धांत, ठीक, इसको सिद्धांत भी बोल सकते हैं, या सिद्धांत, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।